कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्यों ले, उसको चाइना की अवेलेबल नहीं? कस्टमर हमारी प्रोडक्ट और चाइना की प्रोडक्ट की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेम की हुई। जब से हमने ये कंप्यूटराइज्ड मशीनें सीएनसी मशीन पर काम किया शुरू किया है इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर भी जब कंज्यूमर देखता है ना हमारी प्रोडक्ट, तो वो यही सोचता है कि ये चाइना की है। मैंने लगन से भी काम किया, अपनी मेहनत मैंने जारी रखी है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था इसमें प्रॉफिट कम है या ये मुश्किल है। बस मैंने खुदा का हुक्म समझ के ना, इंसान मेहनत के लिए बनाया, तो मैंने मेहनत अपनी जारी रखी। इसमें कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे प्रॉफिट कम है या मेरा टाइम ज्यादा लगता है। मैंने हमेशा छुट्टी से ज्यादा काम से मोहब्बत की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन इकबाल। इकबाल पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम नसीर अहमद है, NS फिटिंग के फाउंडर नसीर अहमद साहब। आज हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उनके इस कारोबार के सफर के बारे में जानना की कोशिश करेंगे। तो मैं खुश आमदीद कहता हूं नसीर अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन, ठीक ठाक। तो आप हमें ये बताएं, ये जो बिजनेस आपने शुरू किया, इसका आइडिया आपके ज़हन में कब आया? जी ये 1983 में शुरू किया था हमने। काम शुरू करने का जो आइडिया था ना, मेरे बड़े भाई मोहम्मद अमीन, उन्होंने ये मशवरा दिया था हमें। तो उसके पीछे वजह ये थी, वो डस्का में जाते थे माल लेने, लेकिन उसके चक्कर बड़े लगाने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने वाला साहब से बोला, ये जो भाई है नसीर छोटा, ये फैक्ट्री में काम करता है, मुलाजम है, तो इसे आप जाती काम शुरू करते हैं। वाला साहब ने मुझे एक खराब मशीन लेकर दी, मैनुअल मशीन। उस पर मैंने मेहनत की। 1983 की बात है। उस जमाने में हफ्ते में एक नागा होता था लाइट का, पावर का। इतनी मेहनत की कि आज सुबह काम शुरू किया मैंने, तो रात भर अगले दिन सुबह 6 बजे तक काम किया, क्योंकि अगले दिन लाइट बंद होगी। इसलिए मैंने भरपूर मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। तो आप लोगों ने इस लाइन को क्यों सिलेक्ट किया? तब सबसे पहले थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आप लोग किस शोबे से ताल्लुक है आपका? ये ट्रांसपोर्ट के शोबे से है। अच्छा। काम शुरू इसलिए किया था कि बड़े भाई ने, वो पहले ये काम करते थे, वो बोलते थे कि इसमें आसानी होगी, आप ये काम कर लें, हमारी लाइन है ये। तो वाला साहब ने भी मशवरा दिया, तो फिर ये काम कर लिया। इससे हमें काफी फायदा हुआ। घर का काम था, कहीं मुझे जाना नहीं पड़ता था, पेमेंट के लिए भी नहीं जाना पड़ता। वाला साहब पेमेंट करते। बड़ा भाई था, वो घर बैठे ही मुझसे काम करवाता था, कहीं भी मुझे जाना नहीं पड़ा। इसलिए ये काम हमने इंतखाब किया, आसानी थी। आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? यानी आपने ये काम जितनी मेहनत और लगन से किया, किससे मुतासिर होके किया? ये काम भाई ने शुरू करवाया था, मोहम्मद अमीन ने, तो वो भी बड़ी मेहनत करते थे, दिन रात काम करते थे। तो जाहिर है घर में जो होता है वो छोटे सीख जाते हैं। अगर कहा जाए तो आपके उस्ताद कौन है? वही अमीन साहब, आपके भाई, आपके जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने बड़ा मेरे साथ तावन किया। कभी वो सख्ती भी करते थे, नरमी करते थे, लेकिन जो भी करते थे ना, आज समझ आती है वो मेरे लिए अच्छा ही करते। ट्रांसपोर्ट के किस शोबे से ताल्लुक है आप लोगों का? ऑटो पार्ट्स? हाँ, ऑटो पार्ट्स से था। ऑटो पार्ट्स कौन सी फील्ड में, यानी कि किस कैटेगरी को आप लोग डील करते हैं? छोटी गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, किस शोबे में आपका काम? तकरीबन सभी गाड़ियों का बनाते हैं। तो आप लोग ओपन मार्केट करते हैं या कंपनी से काम करते हैं? कंपनी से भी काम करते हैं, ओपन मार्केट में भी काम करते हैं। आप लोगों की कोई ट्रेड यूनियंस भी बनी है, तंजीमें भी हैं आपके काम में? नहीं, कोई तंजीम नहीं हमारी।
ओपन काम करते हैं? ओपन ही काम करते अच्छा। काम जब शुरू किया, कोई मुश्किल ऐसी जो आपको कभी याद आए और दिल परेशान हो? हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, खुशहाली भी होती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगी हो। अल्लाह ताला का फजल करम है, जब से मैंने काम शुरू किया ना, अल्लाह ताला ने हर पल मेरी मदद की है, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं। अगर आपकी कामयाबी का राज पूछे तो एक लफ्ज में आप क्या बताएंगे? वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। बेशक बेशक। लेकिन कोई वसीला या अमल भी तो कोई होता है ना इंसान का, वसीला जो तो इसबाब बनता है, जो दुनियावी इसबाब में। दुनियावी इसबाब जो है ना, वो मेरे वालिद साहब है, वो और बड़ा भाई अमीन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैंने लगन से भी काम किया, अपनी मेहनत मैंने जारी रखी है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था इसमें प्रॉफिट कम है या ये मुश्किल है। बस मैंने खुदा का हुक्म समझ के ना, इंसान मेहनत के लिए बनाया, तो मैंने मेहनत अपनी जारी रखी है। इसमें कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे प्रॉफिट कम है या मेरा टाइम ज्यादा लगता है। मैंने हमेशा छुट्टी से ज्यादा काम से मोहब्बत की। इसका मतलब कामयाबी का राज है मुसलसल जद्दोजहद। मिसल जद्दोजहद है, ये तो कुरान पाक में भी आपने लिखा है, ऐ इंसान तू मेहनत कर। तो फिर इंसान को चाहिए मेहनत करे। वो जैसे कहते हैं कि फल फूल लाना माली दा, पानी देना माली दा काम, तो फल फूल लाना मालक दा काम। इंसान को मेहनत जारी रखनी चाहिए, आगे खुदा के सपुर्द। नई जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नई जनरेशन को मेरा पैगाम यही है, बस मेहनत। कायदे आज़म का भी फरमान है, काम काम और बस काम। आपने अपनी जिंदगी में ऊंच नीच तो देखी होगी, जाहिर है हर बंदा नीचे से ऊपर आता है। तो आप हमें नए बच्चों को या हमारे लिए कुछ ऐसा कोई वाकया, कोई दास्तान, कोई जिंदगी की ऐसे कुछ दिन जो किसी के लिए मशअल राह हो, उनमें से हमारे लिए कोई सबक आमोज बात हो, तो जिंदगी का सबक क्या आप देना चाहेंगे? आप पहले नंबर पे मेहनत है। दूसरी कामयाबी का राज ये है, वो अपने हर काम का ना टाइम टेबल बनाए, फिक्स टाइम पे काम पे आए। जो भी काम है ना जिंदगी में, टाइम टेबल बना लेना, तो फिर उसे मुश्किल नहीं लगेगी। यानी वक्त की पाबंदी वक्त की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है ये। राज। ठीक है। जो भी इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त एक दिन उसे खत्म कर। जो इंसान वक्त की कदर करता है ना, वक्त उसे बुलंदी पे ले जाता। यानी वक्त की कदर करें और वक्त की पाबंदी भी करें। वक्त की कदर करें, मौका गनीमत समझे। आज अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी है, वक्त भी है, तो मैं भरपूर मेहनत कर लूं। अल्लाह ताला ने तो कामयाबी देनी है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। टाइम टेबल इंसान की जिंदगी में लाजमी होना चाहिए, अपनी जाती कामों के लिए भी, दूसरों के लिए। यही राज है कामयाबी का। जिंदगी का कोई सबसे मुश्किल दिन याद हो? देखें, अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल टाइम आने नहीं दिया। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी किस दिन मिली? जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस दिन थी जिस दिन मेरा बेटा मेरे साथ काम पे मुदस्सर। अच्छा, कारोबार की कामयाबी में आप तालीम का कितना किरदार अहम समझते हैं और हुनर का कितना समझते हैं? कारोबार में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ लगन है। काम से मोहब्बत होगी तो इंसान सारे काम छोड़ के उसी की तरफ माइल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है, ऐ इंसान, जिस काम के लिए तू कोशिश करता है वो रास्ते खुलते जाए। जी नाज़रीन, तो ये थे नसीर अहमद साहब, जिनके हम मशकूर हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया और अपने जिंदगी के तजर्बे से हमें आगाह किया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एमएस फिटिंग के को फाउंडर आमिर नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, आमिर नसीर मेरा नाम है और हम 3 भाई हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं गुजरावाला में हाइड्रोलिक फिटिंग के हवाले से।
उसमें हम फ्यूल पाइप एंड फिटिंग्स, फ्लूइड फिटिंग्स और हाइड्रोलिक फिटिंग्स बना रहे हैं। और 83 में वाले साहब ने हमारे ये काम शुरू किया था, और मुसलसल मेहनत के बाद, बड़े अप्स एंड डाउन देखने के बाद, और फिर 2001 में मेरे बड़े भाई मुदस्सर ने भी इसी बिजनेस को ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर हमारे बिजनेस में एक के बाद एक टर्निंग पॉइंट आए हैं। और 2008 में फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और 2012 में फिर मेरे छोटे भाई जैन अहमद की ज्वाइनिंग हुई, और 2012 में फिर हमारी टीम एक मुकम्मल हो गई है, 3 भाई हैं हम। और टीम मुकम्मल होने के बाद फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी अचीवमेंट्स दिखाई हैं। जो फैसले भी हमने किए हैं अल्लाह ताला ने वो हमने अचीव भी किए हैं। तो अभी तक, और आज आपके सामने हम बैठे हैं, आपका भी बड़ा मशकूर हूं मैं कि आपने हमें इस हवाले से समझा कि हम भी लोगों को कोई अपनी तरफ से मैसेज दे सकें और लोगों को दिखा सकेंगे जी हमने भी कुछ किया हुआ है और हम करके दिखा रहे हैं। सर्विसेज कोई पाकिस्तान में हम दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए हमारी सर्विसेज भी चल रही हैं। तो ये बिजनेस आपको ज़्यादा हेरिटेज में हुआ है, यानी विरासत में मिला अपने वालिद से। तो आपके आने के बाद या आपके भाइयों के आने के बाद आप लोगों ने ऐसे कौन से इकदाम किए जिससे ये कोई इनकलाबी इकदाम जिससे ये बिजनेस बूस्ट किया? जिससे इसमें इनकलाबी इकदाम जो है वो मेरे बड़े भाई मुदस्सर टेक्निकल माइंड के बंदे हैं जरा, तो उनका ज्यादा रोल रहा है इस काम के हवाले से। 2001 में जब उन्होंने ये हमारे कारोबार में वो अबू के साथ आए हैं, तो उस वक्त हमारी 100% प्रोडक्शन लाइन जो मैनुअल थी, मैनुअल काम चलते थे सारे। लोकल ये खराद मशीनें जो है लोकल मशीनरी थी हमारी, यानी कि गुजरांवाला की बनी हुई मशीनरी के ऊपर ही हम लोकल मशीन पे काम करते। पूरी प्रोडक्शन मैनुअल है, और मैनुअल आप समझते हैं कि बड़ी कॉस्टली होती है, उसमें प्रोडक्शन में टाइम भी लगता है, वो कॉस्टली भी हो जाती है। तो भाईजान ने ये फिर सोचना शुरू किया कि यार इसको किसी तरीके से ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाएं हम अपनी फैक्ट्री को। और वो इसी कोशिश में लगे रहे हैं कि 3 से 4 साल वो इसी कोशिश में और इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम कौन सी मशीनें इस्तेमाल करेंगे और हमारी ये ऑटोमेशन में तब्दील हो जाएगी फैक्ट्री। 2005 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहली ऑटोमेटिक एक प्रोडक्शन मशीन भाईजान लेकर आए। और तब तो मैं और मेरा छोटा भाई तो पढ़ाई चल रही थी हमारी एजुकेशन में, हमें तो उन्होंने बताया हुआ ये सारी बातें और हमें सारा उन्होंने ये गाइड किया इस हवाले से। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बड़ी लाजमी होती है इंसान के लिए, वो उसे पता चलता रहता है कि हम कौन कौन सी मुश्किलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे। 2005 में जब उन्होंने फिर पहली मशीन ऑटोमेटिक लगाई है, उसके बाद हमारा 2005 से 2012 तक 7 सालों में हमने ऑलमोस्ट 50% अपना यूनिट ऑटोमेटिक कर लिया। 7 सालों में 50% यूनिट ऑटोमेटिक हुआ। और फिर उसके बाद मुसलसल मेहनत, और 2012 में छोटे भाई ने भी फिर हमें ज्वाइन किया, और फिर हम तीनों भाई काम सुबह के वक्त हम काम करते और रोजाना की बुनियाद पर शाम को हमारी मीटिंग होती थी। मीटिंग में अब मेरा काम ज्यादा सेल में, अकाउंट्स और सेल में मैं होता हूँ, और मेरा छोटा भाई जो है जैन, वो प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम करता है। जितना भी प्रोडक्शन हमें चाहिए होती है सारी वही हैंडल करता है। और बड़े भाई वो टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर वो जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो उन्होंने देखने होते हैं। और शाम को रोजाना की बुनियाद पर हमारी एक मीटिंग होती है, जो सुबह के 8-10 घंटे हम जो फैक्ट्री में काम करते हैं, रात को हम वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और उसका फायदा हमें ये होता है कि रात के वक्त मैं टेक्निकल, जो मेरे बड़े भाई हैं टेक्निकल इंजीनियर के तौर पे जो काम करते हैं, रात को मैं टेक्निकल इंजीनियर भी बन जाता हूँ और प्रोडक्शन मैनेजर भी बन जाता हूँ। और सुबह के वक्त तो मैं सेल और अकाउंट्स में होता ही हूँ। इनके एक दूसरे से बातें शेयर करने का इतना हमें फायदा होता है, हम आहंग जो जहन हमारे हो जाते हैं आपस में। और मेरे भाई जो है वो, मैं उनको अपने अकाउंट्स और सेल्स की सारी बातें और जो भी होता है वो शेयर करता हूँ। इससे ये इतना बिजनेस में इस काम से इतना फायदा होता है हमें कि एक दूसरे को जो मशवरे होते हैं वो फिर दूसरा हमें, कई मुश्किलात ऐसी होती हैं जो अकाउंट्स में ही, हालांकि मैं अकाउंट्स का बंदा हूं, लेकिन अकाउंट्स की कई मुश्किलात ऐसी हैं जो मुझसे हल नहीं होती, उसका मशवरा मुझे बड़े भाई दे देते हैं, ये छोटा भाई दे देता है। यानी टीम वर्क है ना, टीम वर्क इस तरह ये सारा हमने इसको ऑटोमेशन की तरफ लेकर गए हैं। तो ये सारा हमारा फिर उसके बाद 2017 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे बिजनेस में आया है। उससे 2017 जुलाई के महीने में हम एक कंप्यूटराइज्ड मशीन लेकर आए हैं, काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाने के लिए, और
ज्यादा प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आम छोटी मशीनों पे तैयार नहीं होती, उसके लिए फिर कंप्यूटराइज मशीन ही चाहिए होती है। 2017 में फिर ये हम एक कंप्यूटराइज मशीन लेकर आए, CNC टर्निंग लेथ, और फिर उस पर हमने अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करना शुरू की। माशाल्लाह वो भी हमारी बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट थी, हम उसको समझते हैं। और अभी तक हमारे पास टोटल 8 से 10 मशीनें, CNC मशीनें जो काम कर रही हैं। तो आप लोग ये मशीनरी खुद इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से? खुद इंपोर्ट तो नहीं करते हम, लाहौर से मशीनरी ये मिल जाती है, तो वहां पर इंपोर्टर बैठे हुए हैं, वो मंगवा देते हैं मशीन। उनको जैसी मशीन हमें जरूरत हो वो मंगवा भी देते हैं, उनके पास होती भी है अवेलेबल, तो वहां से मिल जाती है। तो स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, वो कौन सी हैं? मेन प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो पाइपलाइन की फिटिंग्स ही हैं। गाड़ियों में कोई भी फ्यूल के ट्रांजैक्शन जो होनी है, फ्यूल की कोई भी ब्रेक की फिटिंग है या इंजन में जो तेल का काम होना है, जाहिर है अगर आपने टैंकी से तेल को उठाकर इंजन तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको एक पाइप की जरूरत होती है। तो उस पाइप के लिए, पाइप को उसमें फिट करने के लिए जिस फिटिंग की जरूरत होती है वो हमारी मेन आइटम है। अब इसमें बहुत सारे आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत सारी किस्में हैं इसमें। हाइड्रोलिक फिटिंग्स भी हैं, ये अर्थ मूविंग मशीनरी जो होती है उसमें हाइड्रोलिक का बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि पावर चाहिए होती है, तो हाइड्रोलिक पावर के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमारी बड़ी फिटिंग्स इस्तेमाल होती हैं। आपके मेन वेंडर्स कौन से हैं? हमारे मेन वेंडर असल में हम टोटल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, वो हमारा इन हाउस ही सारे काम होते हैं। बाहर से हमें सिर्फ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और वो लाहौर में रॉ मटेरियल के वेंडर बैठे हैं, वहां से हम खरीदारी करते हैं। आप लोग कितने % मार्केट को कवर कर रहे हैं? हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं, और असल में हमारी इंडस्ट्री का ना कोई ट्रेड यूनियन है और ना ही कोई इस पे कोई कैलकुलेशन चलती है हमारी सिस्टम। तो मैं ये समझता हूँ कि ओनली 10 to 15% जो है ना अभी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन ही एक बहुत वसी लाइन है फिटिंग्स में। ये आप 100 बड़ी कंपनियां भी आ जाए ना तो ये फिटिंग्स पूरी नहीं कर सकती, ये एक समंदर की मानंद है। इतनी किस्म की फिटिंग है इसमें। कंपटीशन का किस लेवल पे सामना है आप लोगों को? कंपटीशन का हर लेवल पे सामना होता है, हमें बहुत ज्यादा सामना कंपटीशन का। लेकिन कंपटीशन को जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो फिर आपको काम करने का मजा आता है। और जब आपने कंपटीशन जब आपके सामने आना है और आपने सर पकड़ के बैठना, जी लो जी ये तो हमें तो दूसरा बंदा काम करता जा रहा है, हम क्या करें, हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा, तो फिर इस तरह मजा नहीं है। आप उसको पॉजिटिव लें और देखें कि आप उसको कहाँ तक आप उससे कम्पीट कर सकते हैं, और अपनी पूरी हिम्मत तो उसमें जदोजहद पूरी करें आप। आमिर भाई, आप हमें अपना जरा बिजनेस मॉडल तो समझाएं। बिजनेस मॉडल एहसन भाई हमारा ऐसा है कि रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में आता है, और वो एक दिन में उसकी सफाई होती है और उसको चेक किया जाता है कि कहीं भी कोई खराबी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारे मटेरियल, क्योंकि ये ओवरऑल हमारा मटेरियल जो है वो स्क्रैप से ही बनता है। स्क्रैप से ही फर्नेस जो है वो हमारे मटेरियल को तैयार करती है। पाकिस्तान में नया मटेरियल जो है वो अभी तक बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमें चेक करना पड़ता है। काफी माल उसमें से हमारा खराब निकलता है। चेक करने के बाद फिर हम उसको मशीन में लगा देते हैं, और वो ऑटोमेटिक मशीन फिर उस पर प्रोडक्शन करके जो भी चीज हमने बनानी होती है वो बनाकर हमें दे देती है मशीन। और उसके बाद कुछ उसके ऊपर मैनुअल वर्क करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 50 to 60%, ऑलमोस्ट 70% हमारा प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है, और बकाया जो 30% होता है फिर उसके बाद हमारी थ्रेडिंग जो है वो मैनुअल होती है, और उसके ऊपर कोई टूल या कोई डिजाइन वगैरह कोई साइज वगैरह करना हो वो फिर हमारा मैनुअल होता है। उसके बाद हमारा इन हाउस ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, कैडियम करते हैं। कैडियम में हमारी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी पाकिस्तान में हमारे जैसे पीस जितने भी दूसरे बना लो सबसे बेहतर है। और इस कैडियम के बाद फिर हमारा स्टोर में माल चला जाता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट होती है वो स्टोर में चली जाती है। स्टोर में फिर उनके पैकेट बनते हैं, और ऑर्डर टेकिंग जो हमारी होती है वो सारी हमारी ऑनलाइन ही होती है। व्हाट्सएप और फोन चलते हैं, और बुकिंग भी हमारी बुक ऑनलाइन ऑर्डर होता है और बुक हम करवा देते हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन है, हम कहीं भी किसी मार्केट में नहीं जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बैठ कर ही हम काम कर रहे हैं, कहीं हमें जाना नहीं पड़ता। तो आप
डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले रहे हैं इसके लिए, और आपसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग कैसे? डिजिटल मार्केटिंग का सहारा जो हमारी वेबसाइट है nsfittings.pk, तो उसमें भी हमने अभी एक पहला स्टेप ही लिया है, वेबसाइट बनाई है। और कुछ फेसबुक पे पेज मैंने पहले बनाने की ट्राई किया था, लेकिन वो खासे कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इसके लिए इन कामों के लिए टाइम भी चाहिए होता है, इसके लिए कोई अलग बंदा हायर करना पड़ता है। तो खुद आप अपने आपको चाहिए होती है टीम, खुद आप सब कुछ नहीं कर सकते। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ये बात होती है। अगर बंदा कहे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारा काम मैं खुद ही कर लूँ, तो ये बात काम फिर परफेक्ट नहीं होते, और आपको टीम चाहिए होती है। फिर वो ये वेबसाइट भी जो हमने बनवाई है, ये अलहदा एक हायर किया था बंदा हमने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। nsfittings.pk आप विजिट कीजिएगा, तो वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कीजिएगा। तो आप लोगों ने आप ये प्रोडक्ट्स चाइना से भी तो आती होंगी ना, आप लोग आपके कंपटीटर्स में आप कैसे compete करते हैं मार्केट को चाइनीज आइटम के साथ? चाइनीज आइटम के साथ compete इस तरह है कि जब चाइनीज आइटम, वैसे तो वहां पे तो प्राइस उनकी कम होती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती हैं तो फिर उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह हमारी गवर्नमेंट जो कस्टम टैक्स होता है, उस वजह से पीस कुछ ज्यादा महंगे हो जाते हैं हमारे पीस से। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से काफी जो चीप प्राइस पर हो जाते हैं, तो इस तरह compete करना हमारा आसान है उनसे। नहीं, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्यों ले, उसको चाइना की अवेलेबल नहीं? कस्टमर हमारी प्रोडक्ट और चाइना की प्रोडक्ट की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेम की हुई है। जब से हमने ये कंप्यूटराइज्ड मशीनें CNC मशीन पर काम किया है, शुरू किया है इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर भी, जब कंज्यूमर देखता है ना हमारी प्रोडक्ट, तो वो यही सोचता है कि ये चाइना की है। उसको फिर हम बताते हैं, हम जो हमारे डीलर हैं मुख्तलिफ शहरों में, फिर हम उनसे बोलते हैं कि आपने नहीं ये चाइना की इसको बोलकर नहीं सेल करनी है, आपने ये बोलनी है कि ये पाकिस्तान में बनी है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीस बन सकते हैं। तो ये हमारी डीलर के साथ बात होती रहती है अक्सर। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पार्ट जिसमें आप वन इन ऑल हो? जी, चाइना के फिटिंग आती है एक, तो उसमें यानी कि उन्होंने फिटिंग का डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है कि जो पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं बना सका। वो आप लोगों ने बनाया? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल हमने वो भी बनाया, और कई लोगों ने बनाने की पहले कोशिश की है, लेकिन वो उसमें उनको प्रॉब्लम पीस में फॉल्ट आ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर वो भी काम हमने भाई मुदस्सर ने किया है। असल में ये चाइना के साथ इस पीस के अंदर कम्पीट करने का जो आइडिया था वो मेरे छोटे भाई जैन का था। वो उसकी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि यार ये चाइना जिस तरह का पीस बनाता है ना, हमने इसकी कॉपी करनी है। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पीस था वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैन की ख्वाहिश थी उसमें ज्यादा, तो वो कर दिखाया हमने फिर मिलके। तो बड़ी खुशी जब हमने वो उसको कर लिया, वो पीस को हमने उसकी क्वालिटी भी चेक कर ली बड़ी मुश्किलों के बाद। वो उसमें जो फॉल्ट आता था, जो सबका फॉल्ट आ रहा था पाकिस्तान में, वो फॉल्ट हमारा भी आया। वो जब हमने उस पे बड़ी बारीकी से उसका जायजा लिया है, तो वो बिल्कुल एक छोटा सा फॉल्ट, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का रिपेयरिंग का काम था, वो फिर हमने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फाइनल पीस बनकर हमारे पास आ गया, और फिर वो हमने कंपनीज में वो माल सेल किया। और कंपनीज के जो उधर के क्वालिटी कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी पीस को देखकर ये माना नहीं है कि ये पाकिस्तान में बना हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि यार ये चाइना का पीस है। उसको हमने बताया है कि भाई ये चाइना का पाकिस्तान में बना है, हमने खुद बनाया है ये, आप ये चेक करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी अचीवमेंट्स मिली। तो ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलती रहती हैं। अल्लाह ताला इस तरह हमारे अंदर भी मोटिवेशन होती रहती है कि काम करते रहें। असल में बंदे में मोटिवेशन तो तभी होती है ना जब कस्टमर की तरफ से भी अच्छा एक रिव्यू मिले, रिस्पॉन्स अच्छा मिले, और कस्टमर ये बोले कि यार ये काम आप नहीं कर सकते, तो बंदा बोले कि नहीं मैंने किया ये। चैलेंज फिर बंदा चैलेंज वाले काम करने का ज्यादा मजा आता है। तो ये चैलेंज फिर भी चाइना जो है वो अगर पाकिस्तान और चाइना का हम तकाबुल देखें तो चाइना पाकिस्तान से भी बहुत आगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है हमसे, प्रोडक्शन स्पीड। आपकी फील्ड में चाइना और पाकिस्तान के बाद कोई और कंट्री को इन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल है पाकिस्तान में आसानी से? कोई तुर्की की, इंडिया की, या USA की, या किसी और? पाकिस्तान में तुर्की की प्रोडक्ट्स आती हैं इस हवाले से, हाइड्रोलिक की, लेकिन वो कॉस्टली हो जाती हैं। आप लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं?
एक्सपोर्ट का हमें अभी बकायदा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान में हमसे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे, तो उन्होंने कुछ सैंपल्स भी मंगवाए हैं, उनसे बात वगैरह चलती रहती है। इंशाल्लाह मजीद आगे ये भी एक अचीवमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इसको भी हम जल्द ओवरकम कर लेंगे। आने वाले वक्त की क्या प्लान्स हैं बिजनेस को लेकर? आने वाले वक्त में हमारे प्लान्स ये हैं कि प्रोडक्शन को हम, अभी जो हमारी प्रोडक्शन है इसको ही हम मजीद बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पीस जो है ये, इनकी प्रोडक्शन अब जितनी भी ज्यादा कर लें तो ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इनके बारे में, हमारी फील्ड के बारे में ये बात हमारे लोगों में मशहूर है कि ये पीस आप अगर 1000 बना रहे हो ना आज, आप ये कल को 10,000 भी बनाते हैं ना, फिर भी ये आपका कंज्यूम हो जाना। पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है जी, उसमें काफी गैप है, यानी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स में, या ये मार्केट कवर हो रही है? जैसे आपने बताया मैं 10 to 15% आप लोग कर रहे हैं जी, तो काफी दुनिया ये करने वाली है। देखिए काम तो पाकिस्तान में बहुत होता है, ये जो गैप है ये भी गैप खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए मजीद अभी मेहनत की जरूरत होगी। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज बनती है। अभी होंडा 70 CD70 की ये आप ये बात ले रहे हैं, 92% वो कहते हैं जी पाकिस्तान से हम खरीद कर रहे हैं, 8% हमारी इंपोर्ट है बाहर की, जो इंजन के कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं वो जापान से मंगवाते हैं। और जब मैं ये कह सकता हूँ कि वो 8% भी पाकिस्तान में बन रहे हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं सेट हमारा, बनाते हम सब कुछ है, लेकिन हम उस पर 90% हम उस पर मेहनत कर लेते हैं, 10% मेहनत मजीद की जरूरत होती है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम लेके जा सकते हैं, लेकिन वो 10% हम छोड़ देते हैं वहां पे। हम उसको आप हमारी लेजीनेस कह लें, प्रोक्रेस्टिनेशन उसको कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो हम काम असल में चेक एंड बैलेंस का जो पाकिस्तान में सिस्टम है गवर्नमेंट लेवल पे, उससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जो, नहीं, वो क्वालिटी कंट्रोल से गवर्नमेंट के काम से नहीं, इस वाले से। हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक कामयाब ज़हन होता है, यानी एक स्ट्रेटजी होती है। तो आप लोगों की माशाल्लाह तीनों भाइयों की जो ये यूनिटी है, और इसमें जो जैसे आपने इसको बिजनेस को बिल्ट अप किया, इसके पीछे कामयाबी की आप क्रेडिट किसको देंगे? इसके पीछे कामयाबी का क्रेडिट मैं मेरी वालदा को दूंगा। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत बहुत अच्छी की है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ की है। मुझे उनकी एक बात अभी जो मुझे उनकी बात याद आती है बचपन में, तब तो बचपन में तो बच्चे होते हैं, अब जब मार पड़ती है तो बच्चे को गुस्से चढ़ता है, लेकिन अभी जो मैं उनकी एक बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि हमारी कोई भी बुरी हरकत या कोई भी हमसे गलत हरकत जो सरजद हो जाती थी, तो उन्होंने कभी भी हमारे वालिद साहब से, हमारे बाप से वो छुपाई नहीं थी। वो फौरन उनको बताते थे और ऑन द पॉइंट हमारी इस्लाह करते थे अबू। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात थी कि माँ जो होती है अब उसको अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट अपने उसके बाप को देनी चाहिए, ताकि बच्चा बिगड़ने से पहले ही उसकी इस्लाह कर दी जाए। तो ये एक अपनी माँ का मेरे ऊपर, बल्कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है जो उन्होंने हम पे किया। तब तो हमें मार पड़ती थी, हमें गुस्सा भी आता था कि ये अम्मी शिकायत लगा देती हैं, लेकिन वो एक बड़ा ही बहुत बड़ा एहसान था हम पर। तो आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे, यानी कि जैसे भी माशाल्लाह आप खुद यंग हैं और इतनी यंग एज में इस तरह का एक बिजनेस आप लोग मिलकर रन कर रहे हैं, तो आप लोग एक एग्जांपल हैं दूसरों के लिए। तो इस आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपकी एज में भी ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ करना है, या उनके पास कोई गाइडेंस नहीं? देखिए, गाइडेंस तो कोई भी किसी को देना मुश्किल होता है, यानी कि अब वो अगले बंदे का क्या ज़हन है उसको के, लेकिन एक बात जो नौजवानों के करने की है वो ये है कि वो लेजीनेस अपनी छोड़ दें, प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ दें, हर काम को वक्त पर करें, वक्त की पाबंदी लाजमी, और स्मार्टफोन हर नौजवान के पास होना चाहिए आज के दौर में। और वो स्मार्टफोन तब स्मार्टफोन बनता है जब उसके अंदर स्मार्ट एप्स हों जिनको एक नौजवान इस्तेमाल करे और अपने काम को बेहतर करने के लिए वो फोन इस्तेमाल किया जाए, ना कि फेसबुक और टिकटॉक पे फजूल वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करें। यानी जब उस मोबाइल से स्मार्ट वर्क लिया जाए तो फिर ही वो स्मार्टफोन है, नहीं तो वो एक टाइम वेस्टिंग गैजेट है। वो आप टाइम वेस्ट जितना मर्जी कर लें, आप फेसबुक खोलते हैं 1-1.5 घंटा आपका ऐसे गुजर जाता है, आपको नहीं पता चलता। तो स्मार्ट एप्स उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने कई नौजवान देखे हैं जिनके पास स्मार्टफोन होता है,
वो चलाते भी अच्छा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इसके अंदर तो गूगल की डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेटर है, तो वो बोलता है नहीं है मेरे पास, ना ही मुझे उसके बारे में। वो जब गूगल ट्रांसलेटर का नाम लिया जाए वो कहता है वो क्या होता है। उसको फिर मैं बताता हूँ कि भाई उसमें आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड आपको मुश्किल लगता है तो आप उसमें लिखो, उसकी उर्दू आ जाएगी। तो लर्निंग जो है वो हर वक्त, चाहे आप कॉलेज स्कूल कॉलेज की लर्निंग तो एक अलग चीज है, जिंदगी की एक लर्निंग होती है। जो आपके पास ये स्मार्टफोन, अब तो बड़ा आसान हो गया, स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आपके बड़ी सहूलतें और बड़ी चीजें आप जल्द मालूम कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए स्मार्टफोन में। एक कीप नोट्स की एप्लीकेशन है, उससे आप कोई भी चीज बोल नहीं सकते। आप फोटो उसमें गूगल कीप्स में जाएं, आप फोटो बनाएं, कोई भी काम जो आपने याद रखना है, क्योंकि वक्त की पाबंदी के लिए आपको चीजों को याद रखना बड़ा जरूरी है। और अपनी याददाश्त पर कभी भरोसा ना करें, हमेशा चीजों को लिख लेना चाहिए। टू डू लिस्ट जो है वो नौजवान के पास होनी चाहिए, बल्कि हर बंदे के पास होनी चाहिए। लेकिन ये मैसेज एक पर्टिकुलर नौजवान की बात हो रही है तो फिर उसका मैं नाम ले रहा हूँ। टू डू लिस्ट बनाएं और स्मार्टफोन से स्मार्ट वर्क की करें, ना कि फजूल वीडियोस देखने के काम आए आपके लिए। तो ये नौजवानों को मेरा पैगाम है। और मेहनत लाजमी है। सुबह 7 से 8 बजे के दौरान आप जो आप काम करते हैं वहां पर पहुंच जाए। सुबह लेट उठने से भी लेजीनेस बहुत बढ़ जाती है, रात को लेट सोने से। तो ये सारी कुछ बातें जो आज के नौजवान में मैं खराबियां नोट करता हूँ। मुझ में भी किसी जमाने में है थी ये चीजें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको किसी हद तक ओवरकम किया। तो अब आगे नौजवानों में ये चीजें मुझे नजर आती हैं जो मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। 2005 में मुझे याद है कि कंप्यूटर मैंने देखा था फर्स्ट टाइम 2004 में। तो फिर बड़ी जिद शुरू कर दी मैंने कि जी कंप्यूटर चाहिए मुझे। इस तरह के गैजेट्स का शुरू से मुझे शौक है, कंप्यूटर का, मोबाइल का, और इनको क्रिएटिव वर्क में इस्तेमाल करने का। तो 2005 में फिर वो बड़ी जिद करने के बाद मुझे कंप्यूटर मिल गया तो वो फिर अम्मी ने मुझे लेकर दिया था कंप्यूटर। और मैं उनका भी ये आज मुझे ये वो बातें याद आती हैं। और मैं अभी भी कभी बैठे बैठे अम्मी को गले लगा देता हूँ या उनका माथा चूम लेता हूँ। इन्हीं बात, यही छोटी छोटी बातें जो उन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल दिया और हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनका साया आप पे सलामत रखे, उन्हें लंबी जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे आमिर नसीर, एनएस फिटिंग के को फाउंडर, और हम इनके मशकूर हैं। इन्होंने हमें अपने कीमती तजर्बे से नवाजा, मालूमात हमें दी। और ये एक यंग एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, ये हम सबके लिए एक मिसाल है। उस उम्र में जब बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करें या हम किस लाइन में जाएं, क्या करें आने वाले वक्त में, तो माशाल्लाह ये तीनों भाई हमारे लिए एक मिसाल है कि इन्होंने अपनी थोड़ी उम्र में अपने वालिदैन के फरमाबरदारी के साथ और मेहनत के साथ और अपने शौक और लगन के साथ एक बिजनेस को एक स्टेट बना दिया। और माशाल्लाह आज पाकिस्तान में इनका अपने बिजनेस में कोई सानी नहीं। तो हम आमिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरह इन्हीं नेक जज्बात और एहसासात के साथ मुल्क और कौम की खिदमत का भी आपको मौका दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।